Hello students, welcome to our Vikas science classes. Today I am going to explain the third lesson of physics of class 9, gravitation. आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स and its effect. What is the effect of gravitation in this nature or in this universe? At first, what is gravitation? What is gravitational force? इसे क्लियर समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि अपने आसपास या अर्थ जो है किस तरह से इस सोलर सिस्टम सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, या और भी जो अदर प्लैनेट्स हैं, मार्स है, जुपिटर है, वेनस है, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Satellites revolve around the planet. That means some force, a force is exerted between the sun and the planet, between the planet and the satellite, it exists, due to which these phenomena occur in this nature. तो वो फेनोमेना का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, वेनस पे नहीं है, मरकरी पे नहीं है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ? व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉलिंग ऑफ द एप्पल, falling of an object, falling of an object when we throw upwards? जब किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, तो एक सर्टेन हाइट पर पहुंचकर फिर से वो डाउनवर्ड मूव करता है. यानी जब हम उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है. एक सर्टेन हाइट पर पहुंचकर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज होने लगता है, और वह उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है और वो डाउनवर्ड मूव करता है. तो हेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ which pulls the stone or another object towards its center. तो आज हम लोग उस रीज़न का, उस कॉज का स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है फॉलिंग ऑफ फ्रूट, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड. क्यों ये सारी चीज़ें नीचे आती हैं? हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो न्यूटन्स से रिलेटेड कुछ घटनाएं होती हैं, जिसमें हम लोग यह डिस्कस करते हैं कि न्यूटन्स जब ऐसे ही वो बैठा था तब अचानक से उसने एक सेब को नीचे गिरते देखा. यानी एक सेब जो है पेड़ से टूटकर नीचे फॉल करता है, तो उसके मन में एक क्वेश्चन उठता है, What is the reason behind it? ऐसा क्यों हो रहा है? Why is happening this? Why is happening so? After the study and experiment, Newton concluded that the downward pull by the earth is the reason of falling an object towards the earth. किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे गिरना अर्थ के द्वारा एक डाउनवर्ड पुल लगता है, यानी एक फोर्स अप्लाई होता है. तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट
करता है, एग्जिस्ट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है ड्यू टू इट्स मास। A force is exerted by an object on another object due to its mass, and that is known as force of gravitation. ये केवल अर्थ पे ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जिस्टेड इन होल यूनिवर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक gravitation. At first, gravitation, attraction between two objects due to their mass. Attraction between two objects due to their mass is known as gravitation or gravitational force. What is gravitational force? Force of attraction between two objects due to their mass is known as gravitational force. किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अप्लाई होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसके मास के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ पर जब रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, वहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होते हैं। देयर आर टू कंडीशन इज अप्लाइड इन द मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। कौन कौन से होते हैं? तो अ फोर्स इज एक्सर्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अ फोर्स इज एक्सर्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण एक फोर्स अप्लाई होता है जो सेंटर से दूर ले जाता है, ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर ले जाना चाहता है। एंड अनदर फोर्स इज एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर लाना चाहता है। तो सम forces with naming centripetal force and centrifugal force. Centripetal force, the radial force required to keep on object, the radial force required to keep an object moving in a circular path is known as centripetal force. The force which revolves or which moves an object on a circular path, वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूअसली मूव कराता है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यह ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। एंड अनदर फोर्स इज एक्सर्टेड अगेंस्ट इट, that is known as centrifugal force. That means the centrifugal force and the centripetal force exist in opposite direction to each other. दोनों एक दूसरे की opposite direction में अप्लाई होते हैं। Centrifugal force and outward pseudo force acting on a body in circular motion is known as centrifugal force. And outward pseudo force, outward जो सेंटर से दूर ले जाना चाहता है। हम किसी स्टोन को किसी रस्सी में बांध कर उसको जब गोल गोल घुमाते हैं तो वो रस्सी के द्वारा जो फोर्स लगता है वो टुवर्ड सेंटर अप्लाई होता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण एक फोर्स अप्लाई होता है जो उसको दूर रखना चाहता है, सेंटर से दूर ले जाना चाहता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस पॉइंट पर हम उस रॉड को, उस रस्सी को रिलीज कर देते हैं, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में, टेंजिशियल डायरेक्शन में यानी टेंजिटल डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। यदि
ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे किसी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे हम ए पे रिलीज करते हैं तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे बी पे रिलीज करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में, यानी टेंजेंट के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर मूव कर जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से दूर ले जाता है, यह अगेंस्ट द सेंट्रीपिटल अप्लाई होता है। सेंट्रीपिटल का अपोजिट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Newton's law of gravitation is also known as universal law of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है because it is applicable to all the object. It is applicable to all the object having masses. क्योंकि उन सारे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है जिसमें मास है, जिसमें मास है। The Newton's law of gravitation is applicable for all the objects having mass. So it is known as universal law of gravitation. क्वेश्चन हो सकता है कि इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है? Because it is applicable to all the objects having mass. Now let us see the universal law of gravitation. Let A and B are two objects. A and B are two objects having masses m1 and m2. m1 and m2 are separated from each other by the distance of r. दो ऑब्जेक्ट है A and B having the masses m1 and m2 and the distance between them is r. Distance between them is r. The force of attraction is applied. Force of attraction exerted by A and B. A B पे force apply करेगा, B A पे करेगा. The magnitude of force is equal. A के द्वारा भी जो force apply होगा उतना ही force B के द्वारा apply होगा. According to the third law of motion, Newton's third law of motion के अनुसार both objects apply on each other equal in magnitude but opposite in direction. Equal in magnitude but opposite in direction. तो A and B दो ऑब्जेक्ट्स है जिसका डिस्टेंस r है. दोनों ऑब्जेक्ट r डिस्टेंस पे है. A ऑब्जेक्ट का मास m1 है, B ऑब्जेक्ट का मास m2 है. Now according to universal law of gravitation,
The force exerted between two objects, the force exerted between two objects is directly proportional to the product of their masses. Product of their masses. This is equation first. The force of attraction is exerted between any two objects is directly proportional to the product of their masses m1 and m2, and the force of attraction is exerted between any two objects inversely proportional to the square of distance between them. The force of attraction is exerted between any two objects is inversely proportional to a square of distance between them. This is equation second. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ध्यान देंगे प्रोपोर्शनल का साइन किस तरह से है. अगर ये नॉमिनेटर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये यहाँ पर जो फोर्स है मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो वी कैन राइट नाउ from equation first and second, क्या हो जाएगा. F proportional to m1 m2 by r square, m1 m2 by r square. अब हमें इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है. So we can write now further F equal to G into m1 m2 by r square. F equal to G into m1 m2 by r square. यहाँ G क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. G क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है बिकॉज इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट इन होल यूनिवर्स. यहाँ पर जो G का वैल्यू है ये चाहे वो अर्थ हो, मून हो, सन हो या अदर प्लैनेट्स हो, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हो, वहाँ पर G कांस्टेंट होगा, G का वैल्यू सेम होगा. तो देखेंगे ये जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है. कितना याद रखेंगे. G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर. इस यूनिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. किससे? इक्वेशन इसे यदि थर्ड हम लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड F equal to G into m1 m2 by r square. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा. G इक्वल टू F r स्क्वायर इधर है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा. ये इधर मल्टीप्लाई है तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवीजन में लाएंगे m1 into m2. नाउ
जी का यूनिट निकाल लेंगे कैसे, फोर्स का न्यूटन पुट कीजिए, फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर दैट मीन्स मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मास इंटू मास तो केजी इंटू केजी, तो क्या हो जाएगा फाइनली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दिस इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट भी याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसको हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को अर्थ से बांधे रखने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ करता है। दैट मीन्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑल द ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो द ऑब्जेक्ट्स विच वी can see around us on the earth, this cannot be existed. Second is the gravitational force of attraction is responsible for holding the atmosphere around the earth. It means the cause of existence of the atmosphere is force of gravitation. एटमॉस्फेयर का अर्थ पे होना ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। वेनस पे मरकरी पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? बिकॉज ऑन द वेनस एंड ऑन द मरकरी the force of gravitation of sun is so strong, due to which there is no atmosphere exist on the surface of Venus or Mercury. वेनस या मरकरी के अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द सन। थर्ड इज the gravitational force of earth is responsible for the rainfall and snowfall on the earth। इसी के कारण रेनफॉल होते हैं, इसी के कारण स्नोफॉल होते हैं। The flow of water in rivers is also due to gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही नदी में पानी बहते हैं। The moon revolves around the sun। The moon revolves around the earth on the account of gravitational pull of the earth on the moon। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इवन ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जितने भी साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तैयार किए हैं और वो अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही वो सारे सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल द planets revolve around the sun। All the planets revolve around the sun due to gravitational pull of the sun on the planets। Due to gravitational pull of the sun on the planets, thus gravitational force alone is responsible for holding our solar system। The solar system exists due to gravitational pull of sun।
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन के कारण ही सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, मिट्योर हैं, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ सन। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। द टाइड्स फॉर्म बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग, द टाइड्स फॉर्म by the rising and falling of water level in the ocean or due to gravitational force of attraction, due to gravitational force of attraction which the sun and the moon exert on sea water। मून और सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट होता है सी वाटर पर, उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये टाइड्स होते हैं। जो वेव है उसका राइज और फॉल जो होना ये फिनोमेना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। द प्रिडिक्शंस अबाउट सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ ऑलवेज कम आउट टू बी ट्रू। इस लॉ के अनुसार जो प्रिडिक्शन किए जाते हैं सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स से रिलेटेड वो हमेशा सही साबित होती है। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे जो प्रिडिक्शन दिए जाते हैं सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में वो हमेशा सही साबित होते हैं, क्योंकि जो फैक्ट है यह जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स हैविंग मास। जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें मास है उन सभी पे ये लॉ एप्लीकेबल है, और यही कारण है दैट इज व्हाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।